अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नजर। मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद अजमल जामी। मेरे साथ तशरीफ रखते हैं मुजीबुर रहमान शामी साहब। सबसे पहले आप देखेंगे आज के मौज़ूआत। एमक्यूएम को बतौर जमात तखरीबकार नहीं कहा जा सकता। मुस्लिम लीग नून में भी कोई मुस्तफा कमाल अपना जमाल दिखा सकता है। हुकूमत के खिलाफ ग्रैंड अलायंस की गूंज। चौधरी शुजात की गो नवाज गो के नारों की कामयाबी के लिए अपोजिशन को मुत्तहिद होने की तजवीज। परवेज मुशर्रफ ने चौधरी बरादरान को दुबई आने की दावत दे दी। अनीस खान एडवोकेट भी कमाल पार्टी का हिस्सा बन गए। कहा अल्ताफ हुसैन अब मुहाजिर कौम की क़यादत के अहल नहीं, पीछे खाई आगे गढ़ा है। उधर कराची की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने एमक्यूएम राब्ता कमेटी के डिप्टी कन्वीनर शाहिद पाशा को 90 दिन के लिए रेंजर्स के हवाले कर दिया। मुत्तहिदा का सिंध असेंबली से वॉकआउट। कल कहा कौम को टीम से ज्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। आज कहा न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कौमी टीम से अच्छी कारकर्दगी की उम्मीद है। शाहिद आफरीदी वर्ल्ड कप के बाद कप्तान नहीं रहेंगे। चेयरमैन पीसीबी शहरियार खान। वर्ल्ड कप खत्म होने से पहले ही चेयरमैन पीसीबी के ऐसे बयानात टीम मोरल पर किस हद तक असरअंदाज हो सकते हैं, जायजा लेंगे आज के प्रोग्राम में। यूएटी के डॉक्टर जुल्फिकार अली ने तोसा बैराज की तोसी और बहाली के मंसूबे में गलत डिजाइन की निशानदेही कर दी। मुतालिका इंतजामिया की तरदीद। तोसा बैराज किन खतरात का शिकार है और इससे कौन कौन से इलाके मुतासिर हो सकते हैं, जानिए आज के नुक्ता नजर में। तो शाम साहब, आज पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास भी शुरू हो चुका है। वज़ीर आज़म भी उसमें तशरीफ रखते हैं और आज 6 बिल भी पेश किए जाएंगे। इसमें पीआईए का जो पब्लिक लिमिटेड का बिल है वो भी पेश किया जाएगा। लेकिन इस इजलास के शुरू होने से पहले शामुद कुरैशी साहब और खुर्शीद शाह साहब और दीगर जो अपोजिशन जमातें वो मिल बैठी आज इकट्ठी। उन्होंने कोई एक लाहे अमल को मुत्तफिका तैयार करके आज वो पेश हुए हैं पार्लियामेंट में। तो उम्मीद ये की जा रही है, इम्कान ये है कि खासा एक्टिव किस्म का इजलास होगा आज। देखिए, पहली बात ये सुनिए कि जो सेनेट है इस वक्त उसमें मुस्लिम लीग नून की अक्सरियत नहीं है। जी हाँ, ठीक है। और ये एक हमारा जो निजाम है ना जमहूरी, उसमें एक चेक्स है एक खास किस्म के। मतलब इस सेनेट का इलेक्शन जो है वो कौमी असेंबली के इलेक्शन के साथ नहीं होता। बिल्कुल। कौमी असेंबली 5 साल के लिए मुंतखब होती है और सेनेट के आधे अरकान 3 साल के लिए मुंतखब होते हैं। आधे उसके बाद मुंतखब होते हैं। यानी एक 6 साल के लिए एक रुकन मुंतखब होता है, लेकिन 3 साल के बाद और 3 साल के बाद आधे अरकान आ जाते हैं। तो इस तरह से इस वक्त जब तक कि अब अगला इलेक्शन नहीं होता सेनेट का, तो उस वक्त तक पीपल्स पार्टी की मेजोरिटी उसमें बरकरार रहेगी। 55 के करीब इनकी अददी अक्सरियत भी वहां बन जाती है। अब कई बिल ऐसे हैं जब वो कौमी असेंबली से मंजूर हो जाते हैं तो फिर सेनेट में पास नहीं हो पाते। अब कानून बनने के लिए किसी बिल को दोनों ऐवानों से मंजूर होना जरूरी है। ठीक है। अगर सेनेट से बिल पास ना हो तो फिर उसका तरीका यह है कि आईन कहता है कि फिर मुश्तरका इजलास बुलाया जाएगा दोनों ऐवानों का। दोनों ऐवानों को जब मिलकर इजलास होता है उसे पार्लियामेंट कहते हैं, पार्लियामेंट का इजलास। ठीक। अब पीआईए की कोई एक कंपनी बनाने का जो बिल है वो सेनेट ने उसको मुस्तरद कर दिया। 2 बार भेजा गया था, दोनों बार मुस्तरद ठीक है। अब और इस तरह के दूसरे कई कवानीन जो है वो भी सेनेट ने मंजूर नहीं किए। अब उन पर गौर करने के लिए पार्लियामेंट का इजलास बुलाया गया है। पार्लियामेंट अगर मजमूई तौर पर जब सेनेट और कौमी असेंबली जब मुत्तफिका तौर पर मिलेंगी उसमें मुस्लिम लीग नून और उसके इत्तेहादियों की अक्सरियत है। हाँ, अगर दोनों हाउस बैठते हैं जैसे आज बैठे हुए, ठीक है ना। तो अब आप ये समझ लीजिए कि आज ये कानून जो है जो बरसर इख्तिदार जमात चाहेगी वहां से मंजूर हो जाएंगे। ठीक है। और अपोजिशन पार्टियां जितना भी सर जोड़कर बैठ जाएं वो इस मंजूरी को रोक नहीं सकती। ठीक। हाँ, शोर शराबा कर सकती हैं, हंगामा कर सकती हैं, वॉकआउट कर सकती हैं और हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा कर सकती हैं, लेकिन
बिल को मंजूर होने से नहीं रोक सकती, और जमहूरियत जो है वो अक्सरियत का नाम है, अकलियत की हुकूमत का नाम नहीं है। चलें, ठीक है। अब तो वो इजलास आगे चलता तो पता चलेगा ना फिर क्या सूरत हाल सामने आती है। आज ये सूरत हाल तो मौजूद है ना, इसमें तब्दीली नहीं होगी, नहीं होगी। आज जो शुजात हुसैन साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की आज दोपहर, उन्होंने ग्रैंड अलायंस की भी कुछ नवीद सुनाई है और तजवीज दी अपोजिशन को मिल बैठे, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के हवाले से भी बात की, परवेज मुशर्रफ साहब के हवाले से भी बात की। उनका कुछ बयान सुन लेते हैं पहले, फिर हम बात करते हैं। ग्रैंड अलायंस बनाने में प्राइम मिनिस्टर को कम करना पड़ेगा। प्राइम मिनिस्टर कम होंगे तो ग्रैंड अलायंस बन सकता है। अगर हर आदमी प्राइम मिनिस्टर का उम्मीदवार बनेगा तो ग्रैंड अलायंस बनने का सवाल ही पैदा नहीं होता। और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के बारे में भी उन्होंने इज़हार ख्याल किया, वो भी देखिए। एमक्यूएम तकरीबकार पार्टी नहीं, एमक्यूएम को तकरीबकार कहना गलत बात है। एमक्यूएम कोई तकरीबकार पार्टी नहीं, उनमें एक तंजीम थी जो कि ये काम करती थी और उसे उस वक्त के लोग अपने ذاتی इस्तेमाल के लिए या गैर मुल्की इशारों के ऊपर इस्तेमाल करते थे। तो उसको पार्टी को एज ए पार्टी एमक्यूएम उसे तकरीबकार कहना या उसे मुल्क दुश्मन कहना जो है वो गलत, मेरे ख्याल के मुताबिक गलत है। परवेज मुशर्रफ साहब और नून लीग के हवाले से भी छोटा सा जुमला वो भी देखिए। डील शील कोई बिल्कुल नहीं, डील का सवाल ही पैदा नहीं होता और न ही माफीनामे का सवाल पैदा होता है। उन्हें हुकूमत मजबूर थी तो उन्हें बाहर भेज दी, उनके पास कोई चारा नहीं था, उन्हें बाहर न भेजा जाता। एक तो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और साबिक फौजी सदर जो हैं उनकी बात करना चाहूंगा और आपका तबसरा। एक ब्रेक ले लेते हैं, साथ ही मिलते हैं नाज़रीन आपसे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। चैंपियन चौधरी साहब क्या चाह रहे हैं अब? ग्रैंड लाइन्स के हैं। पहली बात तो यह है कि जो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है ना, आहिस्ता आहिस्ता उसके कदम जम रहे हैं। अब किसी एक पार्टी के बस में नहीं है उसको हलाना। ठीक, तो चौधरी साहब यही कह रहे हैं कि ग्रैंड अलायंस तो बनना चाहिए, लेकिन बनेगा कब? जब प्राइम मिनिस्टरशिप के उम्मीदवार कम होंगे। 5-7 तो उम्मीदवार हैं। गोया पीटीआई के अंदर भी उम्मीदवार मौजूद है, पीपल्स पार्टी के अंदर भी मौजूद है, काफ लीग के अंदर भी मौजूद, पब्लिक के अंदर भी कुछ मौजूद होंगे। तो उम्मीदवार कम हो जाए यानी तब इत्तेहाद होगा। ठीक है। अब ये देखिए, ये बड़ा एक मुश्किल सूरत हाल है। बड़ा चौधरी साहब की और तमन्ना तो यह है कि ये इत्तेहाद हो जाए। अब इत्तेहाद में इमरान खान साहब कैसे आएंगे? आज उन्हें वैसे मुशर्रफ साहब का फोन भी आया था और बिलावल भुट्टो दरबारी कैसे आएंगे? अब देखते हैं क्या बनता है। हो सकता है मजबूर होकर इकट्ठे हो जाए, लेकिन अब परवेज मुशर्रफ साहब का फोन भी उनको आया और उनको दावत दी कि मेरे पास आ जाएगी। और ये अभी अफवाह होनी है डील, उनका डील वील कोई नहीं हुई, यानी वो तो बस अपना दंदनाते हुए चले गए। चलिए अल्लाह ताला उनको सेहत अता फरमाए। एमकेएम तकरीब का जमात भी नहीं है आज, आपको पता ना वहाँ पे एडवोकेट साहब ने भी की और एमकेएम की अच्छी दोस्ती रही है, बड़े अच्छे वर्किंग रिलेशनशिप भी बड़े अच्छे रहे। लेकिन हमारा ये बड़ी अहम बात उन्होंने की है कि एमक्यूएम को जमात के तौर पर आप मुल्क दुश्मन जमात नहीं कह सकते। उसके जो देखिए जो कानून शिकन है, जो दहशत गर्द हैं, जो तकरीबकार हैं, बड़ी जमातों में घुस जाते हैं, उनके साथ आप निपटे। ठीक। और अल्ताफ हुसैन साहब ने भी देखिए अपने ताकत का मुजाहरा तो किया है ना, कि लोगों उन्होंने खिताब किया, अब उनका टेलीकास्ट नहीं हो सका, अखबारों में नहीं छपा, लेकिन बहरहाल कानो कान तो खिताब पहुंचा है ना। नहीं, वो सोशल मीडिया पर भी मौजूद रहा। वो जो उनकी सेहत के हवाले से कयास रही थी, कुछ लोगों तो ये भी कह रहे क्लिनिकली डेड है वो। देखिए एक बात, वो बिल्कुल सेहतमंद नजर आए। अंदर सियासत कोई लोहे का मामला नहीं होता, ये बर्फ का सौदा होता है। पानी भी बन जाए, बर्फ से पानी बनता है, पानी से बर्फ बनती, कभी बुखारा भी बन जाता। हाँ जी, बुखार भी बनती। तो अल्ताफ हुसैन साहब के मामले में भी हमारे दोस्तों को जरा गौर करना चाहिए। यानी आप बिल्कुल अबंडन न कर दें एक शख्स जो है, जो चाहता है कि उससे बातचीत हो। दोस्ती का भी पैगाम दिया ना कि दोस्ती करना चाहता है, दोस्ती करें हमारे साथ। फिर ऐसे नहीं होता, जो हाथ आगे बढ़ा हो ना उसको झटका नहीं जाता। ठीक, ये बात भी। लेकिन आज अनीस खान एडवोकेट भी आ गए ना, 32 साल रफाकत थी इनकी, राब्ता कमेटी के मेंबर भी रहे। तो पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा है। मुस्तफा कमाल साहब की पार्टी। अब अगर जो लोग उनसे गैर मुतमईन हैं वो अपना अलग एक धमा चौकड़ी बचाना चाहते हैं, अपना प्लेटफॉर्म बनाना चाहते हैं, बनाए। ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस का हिस्सा है। ठीक। और मुत्तहिदा के आज जो शाहिद पाशा हैं डिप्टी कन्वीनर, 3:30 बजे ट्वीट आया था बासित जलील साहब का, मैं देख रहा था उनको रेंजर्स ने उठाया और पेश भी किया। 90 रोज के लिए उन्होंने एहतजाज किया है और वहां
किया वहाँ पे। देखिए बात यह है, यहाँ भी आज पार्लियामेंट के इजलास में फारूक सत्तार साहब को इस पर बात करना चाह रहे हैं। जाए ना इस तरह के, वो एक वाज़ेह तौर पर ऐलान होना चाहिए इन पर इल्जाम क्या है, किस लिए इनको गिरफ्तार किया है। फैसिलिटेटर थे, असलहा प्रोवाइड करते थे, और इल्जामात बताने चाहिए ना। देखिए दुनिया में तफ्तीश पहले होती है, गिरफ्तारी बाद में होती है। ठीक है, गिरफ्तारी पहले करके फिर तफ्तीश नहीं होती। अब ये लोगों को बताना चाहिए, ये बड़ी, इसके बगैर तो सूरत हाल जो है फिर ऐसी नहीं होगी कि जिस पर आप ताली बजा सकते। ठीक है, अब ये मुझे बताइए, ये जो हमारे भोपाल के हैं शहरियार खान साहब, इनको क्या सूझी है कि वर्ल्ड कप जारी है? बात सुन लीजिए, भोपाल का ये ताना नहीं है, ये भोपाल के शाही खानदान के हैं। मैं तो उनकी तौकीर में इजाफा, शाही खानदान के हैं, पाकिस्तान के लिए कुर्बान करके यहाँ पहुंचे। ठीक है, ये एजाज की बात है, ये ताना नहीं। मैंने तो इज्जत है, नहीं है, बिल्कुल है। उम्र का तकाजा है, कभी कुछ कह दिया, कभी कुछ कह दिया। सर ऐसा नहीं होता ना, वर्ल्ड कप जब टीम खेली होती है दुनिया भर में, जब टीमें मैदान में उतरी हैं तो कोई भी चेयरमैन पीसीबी या हम तो आपको भी समझाते रहते हैं नहीं समझ जनाब, उससे मैं ना आया करे तो शहरियार खान साहब को गुस्सा आया होगा। अब मैं शाहिद खान अफरीदी की हिमायत करने लगा हूँ, टीम खेल रही है मैदान में, आप ये कह रहे हैं कि ये साहब जो हैं ये वर्ल्ड कप के बाद कप्तानी रहेंगे, ये जो कोच साथ लगे हैं जनाब इनको भी फारिग करने जा रहे हैं, जून में इनका मुआहदा खत्म हो रहा है। अब जो लड़के खेल रहे हैं उन पर ये सुनने के बाद उनकी जो मरायल है या उनकी जो कंडीशन है वो कैसी होगी सर? पहले इंडिया से शिकस्त हो चुकी है, जब शिकस्त हुई है तो उसका सदमा तो उनको भी पहुंचा होगा ना। ऊपर से ये बयान आता, ऊपर से उन्हें उस वक्त उन्होंने कहा कि जनाब कोई उम्मीद न रखे। हाँ, नहीं आज कह दिया उम्मीद अब उन्होंने सोचा अब नजरसानी कर ली ना अपनी राय पर, तो कोई बात नहीं। अब उनको अपने अगर सर ऐसा है, अब उन्होंने उनका बयान ये था कि कौम को टीम से ज्यादा उम्मीदें वाबस्ता नहीं करनी चाहिए, तो लोग आगे से ये कह रहे हैं जनाब अगर ये टीम उस काबिल नहीं थी, उम्मीदें नहीं रखनी थी तो फिर भेजा क्यों था वर्ल्ड कप में? अब तो आज तो उन्होंने बदल लिया ना बयान अपना, तो अच्छी बात है ना, आप उनकी तारीफ करें और कौम जो हमारी टीम खेल रही है ना, अब उसको दुआ दे, तो वो दुआ देनी चाहिए थी ना, ये भी ऐलान न करते। चलिए, और आप देखें आज तो उन्होंने दुआ दी। इंडिया के खिलाफ मैच में देखें 4 फास्ट बॉलर खिला दिए, पिच स्पिनर की थी, फिर हफीज को नीचे खिला दिया, ऊपर खिलाना चाहिए था। ये इमरान खान सब गए हुए थे वहां, तो इन्होंने वहां तो बड़ा उन्होंने जो तकरीर की ना, मुझे कोई अजब वैसे तकरीर लगी, क्योंकि इमरान खान का बड़ा इकराम किया गया और उन्होंने अपनी तकरीर में ये कहा कि जिस तरह लास्ट टाइम जब नेहरू कप खेला था वो जीते थे, वैसे ही आज भी मामला होगा, वो हम जीतेंगे। लेकिन जो इंडियन थे उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं बेस्ट टीम जीते। हाँ, तो ये उनको जरा एहतियात से बात करनी चाहिए थी, लेकिन उसके बावजूद कुछ न कुछ टिप्स दी होंगी ना उन्होंने, पता नहीं वो किस काम आई है, क्योंकि नतीजा तो अच्छा नहीं है। बहरहाल बात करेंगे, शाम से एक ब्रेक ले लेते हैं क्योंकि तौसा बैराज का बड़ा आम मामला, उस पर भी हमने आज बात करनी है। चलिए ब्रेक के बाद होगी अब तो। जी, एक ब्रेक के बाद। शाम साहब, पाकिस्तान और बिलखुसूस जनूबी पंजाब के 7 अजला के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल जो तौसा बैराज है, इसकी जो तोसी का मनसूबा था और बहाली का मनसूबा जो कि मुकम्मल हो चुका, उसके डिजाइन में एक बहुत अहम गलतियों की निशानदेही की है लाहौर के प्रोफेसर डॉक्टर जुल्फिकार अली साहब ने, और ये यूईटी के प्रोफेसर हैं, नारोवाल जो कैंपस है वहां पर तदरीस का अमल जारी रखे हुए हैं, उसके इंचार्ज है। जी हाँ, उसके जो नारोवाल कैंपस है। तो उन्होंने कुछ बुनियादी जो उनके तराजात हैं वो हमसे डिस्कस किए, तो उसका जवाब जानने के लिए भी हमने कुछ माहिरीन को यहां पे आज स्टूडियो में दावत दी है। लेकिन सबसे पहले तौसा बैराज कहां है, इसकी अहमियत क्या है, ये हम आपसे जानना चाहेंगे ताकि इस गुफ्तगू को आगे बढ़ा सकें। देखिए, तौसा बैराज जो है ये 1958 में तामीर हुआ और ये जो बैराज है यहाँ आप दरिया का पानी रोकते हैं और रोक के फिर नहरों की तरफ मुंतकिल करते हैं। अब ये 4 नहरें जो हैं तौसा बैराज से सैराब होनी है। ठीक, एक नहर तो है मुजफ्फरगढ़ कैनाल, एक है टीपी लिंक कैनाल, एक है डीजी खान कैनाल और एक कच्ची कैनाल बन रही है जो कि बलूचिस्तान के बड़े हिस्से को सैराब करेगी। और ये जनूबी पंजाब के इस वक्त 7 अजला जो है उनको पानी पहुंच रहा है यहां से, और इसकी रिहेबिलिटेशन का एक मंसूबा बनाया गया। कुछ शिकायत पैदा हुई इसमें कुछ खामियों की या कमजोरियों की निशानदेही हुई, तो एक मंसूबा इसकी रिहेबिलिटेशन का बना। अब उसके बारे में एतराजात हैं। ये डॉक्टर जुल्फिकार अली साहब जो हैं, जो हाइड्रोलिक्स के पीएचडी है और उस्ताद है यूईटी में, यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के, उन्होंने कहा है कि ये जो रिहेबिलिटेशन हुई है उसकी वजह से इसके स्ट्रक्चर को नुकसान पहुंच रहा है
اور کسی وقت بھی یہ بیراج جو ہے زمین بوس ہو سکتا ہے. اگر خدا نخواستہ ایسا ہوا تو اس سے پھر آپ دیکھیے کہ جنوبی پنجاب میں پانی کی جو صورتحال ہوگی اور پھر اس کو دوبارہ تعمیر کرنا پڑے گا تو کتنے سال لگیں گے, اور پورا ہمارا نہری نظام جو ہے وہاں کا اور پوری ہماری جو زراعت ہے وہ تباہ ہو جائے گی. ٹھیک ہے, تو ایک بڑی ایک سنگین صورتحال ہے جو ڈاکٹر ذوالفقار علی صاحب کے بقول پیدا ہو سکتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. ساتھ میں یہ بھی بتا دیں آپ کو کہ سید منصوب علی زیدی صاحب جو سیکٹری ریٹائرڈ ہیں محکمہ آبپاشی پنجاب کے, اور وہ کنسلٹنٹ بھی رہے ہیں اس کی منصوبے کی بحالی کا اور تعمیر نو کا چاہتا, وہ بھی پروگرام میں موجود ہے تاکہ جواب دے سکیں, اور ان کا ساتھ دیں گے جناب امجد سعید صاحب. یہ ہیڈ ہیں پروجیکٹ مینجمنٹ آفس کے جو کہ بیراجز کو کنٹرول کرتا ہے پنجاب میں, تو وہ بھی تشریف رکھتے ہیں. اب ہمارا آج پورا ہے ان سے بات. ڈاکٹر ذوالفقار علی صاحب جو ہے نا جی, انہوں نے مختلف عدالتی فورمز پر دستک دی ہے. بالکل. حتیٰ کہ انہوں نے افتخار چودھری صاحب جو چیف جسٹس تھے ان کو بھی ایک درخواست بھیجی. انہوں نے کہا جی کسی مناسب پلیٹ فارم پر, ٹھیک ہے نا. اب پھر یہ نیب کو بھی درخواستیں دیتے رہتے ہیں اور دے رہے ہیں, تو اب پہلے ان کا سنیں کہ ان کا اعتراض کیا ہے, پھر اس کا جواب لیں. ٹھیک ہے. السلام علیکم ڈاکٹر ذوالفقار علی صاحب. جی وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ مختصر الفاظ میں کہ آپ جو ڈیزائن ہے اس میں کیا نقصان ہوا ہے, کیا خرابی پیدا ہوئی ہے, اور کس طرح کے خطرے سے دوچار ہے بیراج جو. کون سا بیراج؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اپنی طرف سے کم باتیں کروں گا, ٹھیک ہے. زیادہ باتیں وہ ہیں جو محکمے کی اپنی رپورٹس میں ہیں. دیکھیں یہ توسا بیراج جو ہے, جس طرح آپ نے پہلے بتایا کہ جنوبی پنجاب کے لیے یہ زندگی ہے, ٹھیک ہے, اور اس وقت اس بیراج کے ڈاؤن سٹریم پہ انورٹڈ فلٹرز موجود نہیں ہیں. ٹھیک. اور بیراج ود آؤٹ فلٹرز کسی وقت بھی زمین بوس ہو سکتا ہے, کیونکہ کوئی بھی بیراج جو ہے وہ سب سرفیس فلوز جو ہیں جب وہاں سے پانی کا بہاؤ شروع ہوتا ہے تو پھر اس کے فاؤنڈیشن میں ویکنیس پیدا ہو جاتی ہے اور پھر وہ بیٹھ جاتا ہے. اب یہ فلٹرز جو ہیں یہ کیوں واش ہو گئے, کہاں گئے؟ اس کے ہٹائے گئے ہیں, یہ ہٹائے گئے ہیں یا خود بخود؟ یہ خود بخود. یہ پہلی دفعہ ایک کینال وائر ایس ڈی او نے دی تھی 2013 میں, اور اس نے کہا کہ بیراج کے ڈاؤن سٹریم پہ خرابی پیدا ہو رہی ہے, اور اس کو بعد میں ویریفائی کیا گیا, اور پھر سبسیکوینٹ ایئرز میں یعنی 14 اور 15 میں, اور میرے پاس 15 کی بھی ساؤنڈنگ اینڈ پرابنگ کی رپورٹ ہے, اور اس میں بہت سارے بیس جو ہیں بیراج کے گیٹس جو ہیں ان کی آگے فلٹر بالکل موجود نہیں ہیں. اب یہ فلٹر جو ہیں یہ کوئی بھی بہا نہیں سکتا, بلکہ یہ جو ہے فورسز آف واٹر کی وجہ سے آگے موو ہو گئی ہیں. اب یہ فورسز جو ہیں یہ کیوں ڈیولپ ہو رہی ہیں توسا بیراج پہ؟ اچھا, اور یہ بلاکس جو ہیں اس میں میرا پوائنٹ یہ ہے کہ جب ریہیبلیٹیشن کے دوران میں جو کانکریٹ کے بلاکس تھے جو پانی کو روکتے تھے, اور وہ بلاکس جو ہیں وہ ریہیبلیٹیشن کے دوران میں بعد میں ہم نے دیکھا ڈرائنگز میں اور فزیکلی بھی جا کے دیکھا تو وہ بیراج کی سٹیلنگ بیسن میں وہ بلاک سرے سے موجود ہی نہیں ہے. وہ بھی ریموو کر دیے گئے یا خود بخود بہ گئے؟ نہیں جی نہیں, وہ بالکل خود نہیں جا سکتے. وہ کانکریٹ کے بڑے میسو سٹرکچرز ہوتے ہیں, اور ان کا پانی مقصد یہ ہوتا ہے کہ پانی کی مکسنگ میں ہیلپ کرنا, اور تاکہ وہ ڈاؤن سٹریم سائڈ پہ سکاور نہ ہو. یعنی ایک طرح سے اسپیڈ بریکر ہوتے ہیں یہ دیز آر دی اسپیڈ بریکرز ان فیکٹ. یس, ایڈیشنل انرجی ڈسپیشن ڈیوائسز ہیں جو اس وقت وہاں ایگزسٹ نہیں کرتی. ٹھیک ہے, تو یہ بیسیکلی ایک تبدیلی جو ہے جس کی وجہ سے یہ جو فلٹرز کو ڈیمیج ہوا ہے وہ میری رائے میں, اور نہ صرف میری رائے ہے بلکہ میرے پاس یہ ایک رپورٹ پڑی ہے جو اریگیشن کے 8 چیف انجینئر 5 چیف انجینئر اور 3 ایس سیز کی رپورٹ ہے, اریگیشن ڈپارٹمنٹ کی اپنی رپورٹ ہے, اور انہوں نے کہا ہے یہی کہ جی یہ جو چینج ان ڈیزائن ہوا ہے اس کی وجہ سے یہ سارا نقصان ہو گیا. تو یہ ان کی بھی ہے, اور یہ انہوں نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ یہ فلٹرز کو فی الفور بحال کیا جائے, اور یہ بیراج اس وقت خطرے میں ہے. یہ رپورٹ ایک دیوار تعمیر کی گئی ہے میرا خیال ہے کچھ 1400 کروڑ روپے کے خرچ سے. اس کی ایگزیکٹ قیمت کا تو مجھے اس وقت نہیں ہے, لیکن وہ بیراج کی طرح کی ہی ایک سٹرکچر ہے, بہت بڑی سٹرکچر ہے جو بیراج کی ڈاؤن سٹریم پہ 900 فٹ کے فاصلے پہ دیوار بنی ہوئی ہے اس وقت. جی, اور اس کی وجہ سے 2 خرابیاں جو ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ دیوار بنانے کا کسی کو حق ہی نہیں ہے. بیراج کی ڈاؤن سٹریم پہ دیوار بنانا یہ پروجیکٹ کا حصہ ہی نہیں تھا. پروجیکٹ تھا ریہیبلیٹیشن آف دی بیراج, ناٹ ری ماڈلنگ آف دی بیراج. اب 900 فٹ کے فاصلے پہ دریائے سندھ میں اکراس دی ریور کی 1 کلومیٹر سے بھی لمبی دیوار جو بیراج ہی انفیکٹ ہے, اس کے اربوں روپے اس کے اوپر خرچ ہوئے,
اور وہ پانی کے بہاؤ میں نہ صرف رکاوٹ ہے اس وقت بلکہ اس نے پانی دریا کا رخ موڑ دیا ہوا ہے. دریا کا رخ جو ہے اس وقت مگسن کینال کی طرف ہے اور کوٹ ادو شہر خطرے میں ہے. اور اس میں بھی میرے سامنے ایک خط ہے جو کہ ایکسین نے وہاں کی ایکسین نے لکھا ہوا ہے کہ جی جو دیوار ہے اور جو زیادہ انرجی آ رہی ہے سٹیلنگ بیسن سے وہ سکاور کر رہی ہے اور دریا کا رخ ایک سائڈ پہ جا رہا ہے. تو اس وقت توسا بیراج جو ہے اس کے اوپر ملٹیپل خرابیاں ری ہیبلیٹیشن کے بعد یہ بیراج ڈی سٹیبلائز ہو چکا ہے اور اس میں ایک نہیں بہت ساری خرابیاں ہیں. یعنی اس کے فلٹرز واش ہو گئے ہیں, اس کا رخ ایک سائڈ پہ چلا گیا ہے, اس کی ڈسچارج کیپیسٹی جو ہے وہ کمپرومائز ہو چکی ہے. ٹھیک ہے. چلیے ابھی آپ ہمارے ساتھ رہیے نا. اب کیونکہ نے بیان کر دیا, اب امجد سعید صاحب سے بات کریں گے. صحیح منصور امجد سعید صاحب سے ہم بات کریں. ناظرین ساتھ میں ہم آپ کو وہ ڈیزائن بھی دکھا رہے ہیں جو تبدیلیاں کی گئی ہیں. یہ ڈاکٹر ذوالفقار علی صاحب نے ہمیں فراہم کی ہیں, وہ ڈیزائن ہم اسکرین پر بھی دکھا رہے ہیں تاکہ آپ سمجھ سکیں. جی امجد سعید صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی ہم جیسا یہ بتائیے کہ یہ ڈاکٹر ذوالفقار علی صاحب جو کہہ رہے ہیں اس وقت آن گراؤنڈ پوزیشن وہی ہے؟ جی شکریہ شامی صاحب. اس میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتانا چاہوں گا. جی ٹھیک. آپ نے توسا براج کو جو درپیش مسائل تھے ان کا تھوڑا سا ذکر کر دیا. ایکچولی توسا براج کے اوپر انرجی ڈسیپیشن کے کچھ پرابلم تھے جس کی وجہ سے اسٹرکچرل ڈیمیجز ہوتے تھے اور وہاں پر ایک ہیڈ اکراس کی لمیٹیشن تھی جس کی وجہ سے ہم مظفر گڑھ کینال اور ڈی جی خاں کینال کو پورا نہیں چلا سکتے تھے. انڈینٹ کے مطابق ان کی ریکوائرمنٹ کے مطابق نہیں چلا سکتے تھے. ٹھیک. اور تیسرا یہ تھا کہ اس کے جو گیٹ تھے وہ پرانے گیٹ تھے اور مینول آپریشن کے لیے مینولی ان کو آپریٹ کیا جاتا تھا. ٹھیک. اریگیشن ڈپارٹمنٹ نے ان پرابلمس کو ایڈریس کرنے کے لیے ایک فارمل فیزیبلٹی اسٹڈی کی گئی اور فیزیبلٹی اسٹڈی کے بعد ایک ڈیٹیل ڈیزائن کی ایکسرسائز کی گئی جس کے لیے کنسلٹنٹس کا ایک جوائنٹ وینچر انگیج کیا گیا جس میں نیس پارک اور این ڈی سی اور ایک انٹرنیشنل فرم ایٹکن کے انجینئر تھے. ٹھیک. ان کی ریکمینڈیشنز کے اوپر ایک پروجیکٹ بنایا گیا اور اس کو ایکنک سے اپروو کروا کے امپلیمنٹ کیا گیا. امپلیمنٹیشن کے دوران انڈیپینڈنٹ پینل آف ایکسپرٹ ہے جس میں ایک انٹرنیشنل ایکسپرٹ تھے ڈاکٹر خالد محمود, ایک بڑے ریناؤنڈ اریگیشن ہائیڈرالک انجینئر ہیں USA سے, اور ڈاکٹر ظہار الحق صاحب ہیں ایڈوائزر ٹو وابڈا پاکستان سے, اور ایک ریاض چند برائے صاحب تھے سیکٹری اریگیشن. ان کا پینل تھا. انہوں نے ڈیزائن کو ریویو کیا اور ڈاکٹر صاحب جس سبسڈری ویئر کی بات کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں کسی کو حق نہیں تھا بنانے کا, اس سبسڈری ویئر کو انڈورس کیا انڈیپینڈنٹ پینل آف ایکسپرٹ نے. ٹھیک. اچھا. اور جب یہ پروجیکٹ کمپلیٹ ہو گیا اس کے بعد 2010 کا فلڈ آیا. 2010 کے فلڈ میں اس پروجیکٹ نے جو ہم نے نیچے دیوار بنائی تھی اس نے اپنے اثرات دکھائے اور براج کے اوپر دوران فلڈ کسی قسم کا قطن 1 روپے تک کا نقصان نہیں ہوا. ٹھیک. جو ڈاکٹر صاحب فرما رہے ہیں کہ براج کی کیپیسٹی کمپرومائز ہوگی, وہاں پر لاگ بکس میں ریکارڈ اویلیبل ہے. ڈسچارج سے براج سے تقریباً 9.5 لاکھ کیوسکس ڈسچارج پاس ہوا اور جو واٹر لیول ڈیزائن میں ہم نے رکھے تھے ان واٹر لیول سے لوور سائڈ پہ ڈسچارج پاس ہوا. ٹھیک. جو کہ یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ جو ہمارا ڈیزائن میں جو ہم نے زمپشن لی تھی وہ ساری پروو ہو گئی 2010 کے فلڈ میں. ٹھیک. چلیں اب میرے ساتھ ایک چھوٹی سی ہمیں بریک لینی ہے, یہیں سے بات چیت آگے بڑھائیں گے. شام سے ایک بریک لیتے ہیں پھر واپس آتے ہیں. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. توسا براج کے حوالے سے پروفیسر ڈاکٹر ذوالفقار علی کے جو اعتراضات ہیں ان کا جواب دے رہے تھے ہمیں امجد سعید صاحب. شام صاحب ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اس چنک میں بھی. جی امجد سعید صاحب. جی شکریہ جامی صاحب. اس میں توسا براج پہ ہونے والے نقصانات جن کا ڈاکٹر صاحب نے ذکر کیا ہے, ان نقصانات کی بابت ڈپارٹمنٹ میں ایک ڈیٹیلڈ تفصیلی انکوائری ہو چکی ہے جس میں ٹیکنیکل پروب بھی شامل ہے. پیڈا ایکٹ کے تحت وہ انکوائری ہوئی ہے. اس میں انکوائری میں یہ لکھا گیا ہے کہ اس کے نقصانات کی جو ذمہ داری ہے وہ ڈیزائن پہ نہیں ڈالی گئی بلکہ جو عملہ کی جو اس کے اوپر آپریشن کے لیے عملہ تھا تعین اس کی غفلت کی وجہ سے یہ نقصانات ہوئے ہیں. نہیں تو فلٹر آپ یہ بتائیں کہ فلٹر اور بلاکس وہاں سے غائب ہو چکے ہیں. جی فلٹر وہاں پر ڈیمیج ہوئے ہیں. جیسے یہ کہہ رہے ہیں نا کہ براج کے اوپر کوئی انورٹر فلٹر نہیں ہے, یہ سب غلط کہہ رہے ہیں. براج کے کچھ پورشن میں انورٹر فلٹر بلاک ڈیمیج ہوئے ہیں اور کچھ سٹون ایپرن ڈیمیج ہوا ہے جس کو ریپیئر کر دیا گیا ہے. ٹھیک. اور دیوار والا معاملہ ہے, دیوار بنائی گئی ہے. جی دیوار اس کے یہ جو دیوار ہے جی اس کو ہم ایک ہائیڈرالک اسٹرکچر ہے, اس کو دیوار کہہ کہ یہ ایسے گمراہ کر رہے ہیں.
हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर है, इसको सब्सिडरी वियर कहते हैं, और ये एक टेस्टेड हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर है। इसी तरह का हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर हम 1955 में इस्लाम बराज पे बना चुके हैं, और ये एक रिक्वायरमेंट के मुताबिक बनाया गया है। इसकी वजह से किसी किस्म के कोई नुकसानात नहीं हो रहे बराज के ऊपर। अमजद सईद साहब, ये 2015 की एक रिपोर्ट, इंस्पेक्शन रिपोर्ट तौसा बैराज की, ये सेक्रेटरी जो इरिगेशन डिपार्टमेंट के उनको भेजी गई थी, जिसमें 5 लोग शामिल हैं, ये तो कुछ और बताती है। जी, मैं इस रिपोर्ट से वाकिफ हूं। ये रिपोर्ट चीफ इंजीनियर रिसर्च ने लिखी है। चीफ इंजीनियर रिसर्च जो उस कमेटी के कन्वीनियर थे, कमेटी की मीटिंग हुई थी, उसमें हम भी मौजूद थे। कमेटी ये इस रिपोर्ट में जो चीजें लिखी गई हैं, ये वहां पर बिल्कुल डिस्कस नहीं हुई थी। इनकी रिपोर्ट से अगले दिन 2 चीफ इंजीनियर ने, चीफ इंजीनियर डेरा गाजी खान ने और चीफ इंजीनियर मुल्तान ने, चीफ इंजीनियर रिपोर्ट गलत है जी, ये रिपोर्ट गलत, ये रिपोर्ट वन साइडेड है, एक बंदे की रिपोर्ट है, कमेटी की रिपोर्ट नहीं है। ठीक है, हमारे साथ आप रहिएगा। मंसूब अली ज़ैदी साहब का नुक्ता नजर भी जानती हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम मंसूब अली ज़ैदी साहब। वालेकुम अस्सलाम। जब आपने ये सारी गुफ्तगू सुनी है, आप इस पे क्या कहेंगे? यानी तौसा बैराज जो है आपके ख्याल में बिल्कुल महफूज है, और जो कुछ आपने इसकी रिहेबिलिटेशन की थी वो उसके मकासद पूरे हो रहे हैं? देखिए, अभी डॉक्टर साहब ने जो बात की है, इनकी बातें सिर्फ एक इशू की तरफ है, 2-3 बातें उन्होंने की हैं। इसमें मैं तो 2 बातें याद करूंगा। नंबर 1, कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जिनको आप इस तरह के मुकालमे में हल नहीं कर सकते। ठीक, उसके लिए 1 to 1 बैठ के बातें डिस्कस की जाती हैं। ये टेक्निकल इश्यूज हैं, इनको टेक्निकल दिया जाए तो अच्छा है। इनको अगर हम पब्लिक करें, पब्लिक में बात कभी खत्म नहीं होगी। लेकिन मैं आपको थोड़ी सी बात छोटा सा कह देता हूँ। वो ये है कि इस बराज के प्रोजेक्ट का नाम सिर्फ रिहेबिलिटेशन नहीं था, इसका नाम था तौसा बराज इमरजेंसी रिहेबिलिटेशन एंड मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट। ठीक, अब उसके तहत इसके अंदर अगर जरूरत समझी गई, जो कि समझी गई थी, कि इसमें कुछ चेंजेस की जाए पुराने डिजाइन में, अब मैं उसकी डिटेल में इसलिए नहीं जाऊंगा, जो बहुत लंबी डिटेल है। ठीक है, आप उसकी बातें करें बस। उसके ऊपर बहुत लोगों ने काम किया, और मैं उसका प्रोजेक्ट मैनेजर था, मैं उसकी जिम्मेदारी लेता हूं। अच्छा, मैं ये कह रहा हूं कि आज भी बराज अलावा जो कि हरकत हमारे किसी साहब भाई ने कर दी, ऑपरेटर ने गलती की और उससे कोई नुकसान हुआ थोड़ा सा, उसके अलावा बराज को कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो नुकसान कवर हो गया, बना हुआ है, ये जो बना हुआ है, ये अपना काम कर रहा है, इसने अपना पूरा काम किया है। मंसूब साहब, पता चला मैं चाहूंगा, ये डॉक्टर जुल्फिकार अली साहब जो बात करते हैं, उसके तनाजुर में अमले की गलती से वो जो ब्लॉक्स हैं, वो तो खासे हैवी वेट हैं, भारी भरकम है, 4x4 कंक्रीट के ब्लॉक्स हैं, वो अमले की गलती से सिर्फ पानी के बहाव की वजह से नहीं हट सकते उनके बकौल। वो जो देखिए, मैं उसका जवाब दे देता हूँ। वो ऐसा नहीं कि कहीं गुम हो गए या हट गए, वो डेलिबरेटली वहां से निकाले गए। यही तो वो कह रहे हैं कि जान के निकाले गए हैं। जी बिल्कुल निकाले गए, यकीन निकाले गए, और उनको निकाला गया है तो उसके साथ कोई और भी काम किया गया है। अब डॉक्टर साहब एक बात कर रहे हैं, दूसरी नहीं कर रहे, वो फिर डिटेल में जाना पड़ेगा मुझे। वो ये है कि आपके बराज 2 टाइप्स के हैं, उनके जो सीलिंग बेसिन होते हैं, मुझे नहीं पता है किस बात कह रही होगी मेरी, लेकिन ये कि सीलिंग बेसिन में 2 तरह के हैं। एक हम उन्हें कहते हैं टोटली इम्पैक्ट टाइप, दूसरे होते हैं टब टाइप। पहले हमारे यहाँ दस्तूर था पाकिस्तान में कि हम आर्शल जंप टाइप करते थे, क्योंकि नॉर्मली जो जंप टाइप बेसिन है उनमें जो है ब्लॉक जिनकी बात डॉक्टर साहब कर रहे हैं, वो काम सिर्फ ये करते हैं कि वो वहां पर पानी के अगेंस्ट एक रिस्ट्रिक्शन होती है, उसकी वजह से पानी उछलता है, चल के उस पानी में टर्बुलेंस पैदा होती है, और वहां कुछ थोड़ी सी एनर्जी क्लियर हो जाती है, किल हो जाती है। नहीं, तौसे में ये बात थी कि तौसे में एक और प्रॉब्लम है जो डॉक्टर साहब को यकीन होगा, डॉक्टर साहब सामने नहीं ला रहे। इस सबवे को बनाने की असल वजह बराज के डाउन स्ट्रीम, पुराने बराज के बहुत ज्यादा वाटर लेवल का लो हो जाना था, और वो नई बात नहीं थी, बड़ी देर चल रही थी, और गवर्नमेंट कोशिश कर रही थी उसके लिए कुछ करे, लेकिन बाद में पैसे नहीं मिलते थे। कहीं यहाँ कोई विंडो मिली तो गवर्नमेंट ने काम किया। मैं ये कहता हूं कि हमने जो ब्लॉक हटाए थे एक खास वजह से हटाए थे, और उसके लिए हमने उसकी बजाय कुछ प्रोवाइड भी किया है। जो प्रोवाइड किया है उसको हमने बाद में डिजाइन को रिसर्च से भी वेट कराया, और रिसर्च से वेट कराने के बाद वो बात फिर
यानी यूएनबी के पैनल एक्सपर्ट ने उससे स्ट्रक्चर को कोई खतरा पैदा नहीं हुआ? फिर काम हुआ है नहीं, स्ट्रक्चर को कोई खतरा पैदा नहीं हुआ? जी। स्ट्रक्चर को कोई खतरा पैदा नहीं हुआ उससे? तो स्ट्रक्चर को इस जो भी ऑपरेशन हुआ 2005 से 2007 तक, ये काम 2007 में मुकम्मल हो गया था। ठीक। 2007 से लेकर 12 तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई। ठीक। नॉर्मली इंटरनेशनली ये कहा जाता है, बात थोड़ी सी बाहर कर रहा हूं, कि अगर 5 साल के बाद प्रॉब्लम आए तो हमेशा डिजाइन प्रॉब्लम नहीं होगी, कंस्ट्रक्शन प्रॉब्लम नहीं होगी, इट बी ए मेंटेनेंस और ऑपरेशन प्रॉब्लम। अच्छा। इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट। जाती साहब, कोई इंडिपेंडेंट इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, आप समझते हैं? देखिए, एक इंक्वायरी ऑलरेडी चल रही है और वो इंडिपेंडेंट है। इससे पहले ये इंडिपेंडेंटली 2 पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स ने इसको रिव्यू किया हुआ है, बैंक के अपने पैनल स्टाफ ने रिव्यू किया हुआ है, फिर मॉडल स्टडी में हमने जो किया उसने उसको एंडोर्स किया हुआ है। मगर ये बातें मैं यहाँ सारी की सारी नहीं ला सकता, क्योंकि यहाँ आपका ख्याल ये है कि इससे तौसा बैराज का जो स्ट्रक्चर है उसको कोई खतरा नहीं है और उसकी कोई मुश्किल इस वक्त उससे प्रॉब्लम वाकई नहीं हुई, आप कहते हैं? कि तौसा बैराज के स्ट्रक्चर को इस वक्त मैं कहता हूं कि कोई खतरा नहीं है। वहां कुछ प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम हमारे भाइयों ने पैदा की, उसका पार्शियल सोल्यूशन हुआ है, पार्शियल नहीं हुआ, लेकिन उसके न होने की वजह से ये बिल्कुल नहीं होता कि बराज डैमेज हो जाए। बराज आज तो है ना, प्रॉब्लम तो कुछ है ना, उन्होंने कहा। दोनों की बात दोस्तों की तुमने सुनी। डॉक्टर जुल्फकार अली साहब के जो एतराजात हैं उनका जवाब भी उन्होंने दिया। कुछ न कुछ तो मसला है, अब जरूरत नहीं सकते हम। एग्जैक्टली। और इस करना चाह रहे थे मैं अर्ज करना चाहता हूं कि ये जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं जी तौसा बैराज को जमीन बोस हो जाएगा, इन्होंने फ्लड 2015 में दुनिया न्यूज पे ये एक टिकट चलवाया था कि फ्लड तौसा बैराज खतरे में है, तौसा बैराज जमीन बोस होने वाला है। उसको हमने टाइमली रिस्पॉन्ड किया था और अल्हम्दुलिल्लाह 2015 का फ्लड गुजरा है, तौसा बैराज अपनी जगह पे कायम है और इंशाल्लाह कायम दायम रहेगा। चले तो दाद तो देना, उन्होंने इंटीमेट किया और आपने एकदम बात उठाए। चलिए आप उनके फायदा तो हुआ ना। हमने कुछ नहीं किया था, हमने कुछ नहीं किया था। ये वो लोग जिनकी वजह से वहां मसाइल थे उनका आलाकार बने हुए हैं और इस तरह की स्टेटमेंट देते हैं। नहीं, चलिए उनसे सुन लेते हैं ना, आप सुन लेते हैं। आप तो वो क्या कहते हैं डॉक्टर जुल्फिकार ये सब क्या समअप करना चाहें? जी डॉक्टर साहब। ये पूरी रिपोर्ट जो 64 गेट्स की मेरे पास पड़ी है और ये महकमे की रिपोर्ट है। नीचे उस बैराज के फिल्टर्स और लूज स्टोन एप्रन गायब हो चुका है, ये मैं रिपोर्ट के मुताबिक कह रहा हूं और ये मैं कोई किसी का आलाकार नहीं हूं। एक बात। दूसरी बात यह है कि वो एसडीओ, गरीब एसडीओ जिसने वो कैनाल वायर दी थी पहली दफा, इन लोगों ने प्रेशर की वजह से उसको डिसमिस करवा दिया सर्विस से। अगर महकमे के लोग जो हैं जो बोल रहे हैं, जिनको ये बोलने नहीं देते, जिनकी जुबानें इन्होंने बंद की हैं, उनको डिसमिस करेंगे, करवाएंगे ये लोग, तो फिर वो लोग महकमे के कैसे बोलेंगे? जैसे सब ब्रीफली आपके पास चंद सेकंड्स हैं, कुछ कहना चाहेंगे, इसको हम कंक्लूड करना चाह रहे हैं। डॉक्टर साहब टेक्निकल कमेटी का कह रहे हैं जी, डॉक्टर साहब को हमने टेक्निकल फोरम्स के ऊपर 5-5 घंटे की मीटिंग्स में सुना है, नेस्पाक हाउस में सुना है, पीएनडी डिपार्टमेंट में सुना है। अनफॉर्चुनेटली ये किसी भी एक्सपर्ट को अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कन्विंस नहीं कर सके। ठीक। जहां तक ये कमेटी की बात कर रहे हैं, ये आजकल नैब में गए हुए हैं, नैब ने एक कमेटी फॉर्म की हुई है, हम वहां उस कमेटी के सामने पेश होने के लिए तैयार हैं और वहां पर जो भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू है ये डॉक्टर साहब लेके आए। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब अमजद सईद साहब, जनाब डॉक्टर जुल्फिकार अली साहब, जनाब सईद मंसूब अली जैदी साहब, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। हम सब मेरे ख्याल जो आपकी तजवीज है ना उसमें ज्यादा वजन है, क्योंकि ये टेक्निकल डिबेट है, सारे एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं, सबको इस फील्ड का पता है, तो वो तो बन जानी लगे रहेंगे। अगर मैं नैब की कमेटी बनी होगी तो उसके सामने फिर वो टेक्निकल बातें नहीं ना सुनेंगे, फिर तो बस सीधा काम करेंगे। टेक्निकल बातें भी तो सुननी पड़ेगी ना, ऐसी इस तरह फैसला नहीं होगा। देखिए बात क्या है, बात यह है कि ये क्योंकि इल्जाम बड़ा संजीदा है, Exactly. नुकसान बड़ा हो सकता है, इसलिए वंस फॉर ऑल इस मामले का जवाब मिल जाना चाहिए, बिल्कुल यकीनी तौर पर। बिल्कुल ठीक है। नाज़रीन, इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त यहां पर खत्म होता है। आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़।